ओके बेटा, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन ऑफ डाउट क्लियरिंग। आप लोग यस बेटा, वेलकम यू ऑल। डाउट क्लियरिंग सेशन है ये। आप लोगों ने ही इस सेशन के लिए बोला था, इसी वजह से ये सेशन लेके आया हूं मैं। और हाँ, साथ साथ में जो आएंगे उनको मैं एडमिट करता रहूंगा इसमें। तो शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से और फिर आपके डाउट सेशन को लिया जाएगा। एक बहुत महान वायलिनिस्ट हुए, वायलिन बजाने वाले होते हैं ना, वायलिनिस्ट कहा जाता है उन्हें। एक बहुत महान वायलिनिस्ट हुए हैं, उनका नाम था फ्रिट्ज क्रिस्लर। तो उनको एक बार किसी ने पूछा कि इतना अच्छा वायलिन आप कैसे बजा लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है, कंप्लेंट है किसी बच्चे की। कोई बात नहीं, साथ साथ में हम देखते जाएंगे। ओके, तो फ्रिट्ज क्रिस्लर से पूछा किसी ने कि आप इतना अच्छा वायलिन कैसे बजा लेते हैं। तो फ्रिट्ज क्रिस्लर ने जवाब दिया कि प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस है। तो फिर क्वेश्चन आया कि ये प्रैक्टिस कैसे है। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है। अब टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती रहती है। ओके, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। दोबारा से आई वेलकम यू ऑल बच्चे, सबका स्वागत है। मैंने शुरुआत की है एक छोटी सी कहानी के साथ। छोटी सी कहानी है क्रिस फ्रिजलर की, जो कि एक महान वायलिनिस्ट हुए हैं। और उनसे क्वेश्चन था, किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई आप इतना अच्छा वायलिन कैसे बजा लेते हैं। तो जवाब था कि प्रैक्टिस। किस तरह की प्रैक्टिस? कहते हैं अगर एक महीना अगर मैं वायलिन ना बजाऊं तो मेरी जो ऑडियंस है जिसके सामने मैं बजाता हूं, तो वो फर्क बता सकते हैं कि फर्क है भाई, पहले ज्यादा बेटर था, अब कम बेटर है। और उसके बाद और कहते हैं कि अगर एक हफ्ते मैं वायलिन ना बजाऊं तो मेरी बीवी बता देती है कि मैं कहाँ डिफरेंस है, कहाँ फर्क है। और कहते हैं कि अगर मैं एक दिन खुद प्रैक्टिस ना करूं तो मैं खुद डिफरेंस बता सकता हूं कि कहाँ डिफरेंस है, कहाँ फर्क है। और तो ये सिचुएशन है हर एक कंपटीशन के साथ। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कीप इन माइंड। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंट, लगातार और बार बार। अब आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन। ये सेशन था डाउट क्लियरिंग। आपके डाउट कैसे होंगे कि 10वीं के बाद अगर 5 साल की पढ़ाई करते हैं आप, +1 +2 +3 इयर्स ग्रेजुएशन, अगर 3 इयर्स डिग्री कोर्स कर रहे हैं आप, तो अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर 4 ईयर का कोर्स हो जाएगा। और अगर मेडिकल कर रहे हैं, अगर एमबीबीएस या कोई और कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो 5 साल का कोर्स हो जाता है, आपको पता ही है। तो कैसे 2+3 इयर्स या 2+4 इयर्स और 2+5 इयर्स सिस्टम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे तैयारी करनी है, इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आपके क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। मानसी 10th, वेलकम बेटा। आप लोगों को मैं बता देता हूं। यस बेटा, इसीलिए ये सेशन रखा गया है। तो बेटा, अगर इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और कई बच्चे सुपर मेडिकल रखते हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों पढ़ते हैं वो। तो वो सुपर मेडिकल हो जाता है। उसमें आप इंजीनियरिंग के लिए भी फॉर्म फिल करके आप जी का एग्जाम दे सकते हैं और नीट का भी एग्जाम दे सकते हैं। यस मानसी बेटा, आर यू क्लियर विद इट? तो अब आ जाते हैं जो आज का मेन सेशन है, आईएएस एंड पीसीएस का। तो कल एक क्वेश्चन जो आया था वो था कि 10वीं के बाद हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू आफ्टर 10th। और क्या आर्ट्स पढ़ें
या आर्ट्स ही ना पढ़ें। +2 आर्ट्स के बाद एकम का क्वेश्चन है कि क्या इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो बेटा एकम इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, और वो है 3 इयर्स डिप्लोमा होता है, वो कर सकते हो। टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग है। 3 इयर्स डिप्लोमा करने के बाद आप फिर वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस ये डिप्लोमास करवाते हैं। यस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो बेटा, 3 इयर्स डिप्लोमा एकम आप कर सकते हैं। तो आप अभी अभी एडमिशन भी चल रहा होगा इन सब कोर्सेज में। अगर आप +2 पास हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। जालंधर में मेहरचंद कॉलेज है, उसके अलावा और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा जिस बच्चे ने 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स क्या होता है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा का कोर्स क्या होता है, वो बच्चे डायरेक्टली ही सेकेंड ईयर में डिग्री में यानी कि बीटेक में उनकी एडमिशन हो जाती है। तो उनके लिए बीटेक फिर सिर्फ 3 साल की रह जाती है फिर। ओके तो कल जो एक डाउट था कि हमें मेडिकल पढ़ना चाहिए, नॉन मेडिकल पढ़ना चाहिए या आर्ट्स पढ़ना चाहिए, अगर हमारा एम है कि हम आईएएस बने तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आप सबको रिप्लाई करता हूं कि अगर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैथ और साइंस में बहुत अच्छे हैं और अच्छे नहीं भी हैं, तब भी नॉर्मली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आईएएस पीसीएस के एग्जाम का और कोचिंग का, तो मैं आपको बता दूं कि +1 +2 मैं सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि वो 2 साल, अगर उनका मेन एम आईएएस ही है तब भी वो नॉन मेडिकल पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। रीजन क्या है, जो बच्चे +1 +2 में मैथ्स और साइंस कर जाते हैं उनके लिए साइंस वाला जो पार्ट होता है, जो साइंस वाला पार्ट होता है वो इजी हो जाता है। इसके साथ साथ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है सीसैट में, वो भी इजी हो जाता है। और उसके बाद जो मेंस के एग्जाम में उन्हें स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट करना पड़ता है, वो भी उनके लिए आसान हो जाता है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है कि जो बच्चे साइंस और मैथ पढ़ते हैं उनको ज्यादा घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ज्यादा आवर्स पढ़ाई के पढ़ने पड़ते हैं, और उससे होता क्या है, उनको पढ़ने की आदत भी पड़ती है। और उनको जब पढ़ने की आदत पड़ती है तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स बड़े इजी से, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इवन ज्योग्राफी, उसे तो साइंस सब्जेक्ट है ज्योग्राफी फिर भी, तो ये सब इजी हो जाता है उन बच्चों के लिए। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, ट्यूशंस भी अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी से उनको लगता है कि वो साइंस मैथ कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए। अदरवाइज डिसीजन लेके फोकस होके अगर 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो उनका कॉम्बिनेशन आपका रखें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये पढ़िए। याद रखिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ना आपके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी काफी हद तक उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आ जाता है इकोनॉमी से रिलेटेड, जहां पे कैलकुलेशन करना होता है। नॉर्मली मैंने जो फील किया है अपने आप की प्रिपरेशन के दौरान, या फिर मेरे साथ जो होते हैं स्टूडेंट, उनके जिनको मैंने पढ़ाया भी है और जो जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको साइंस और मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है, साइंस और स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, साइंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम हो जाती है, और वो वीक फील करते हैं वहां पे। लेकिन जिन बच्चों ने +1 +2 पढ़ा होता है, उन बच्चों खास करके मेडिकल नॉन मेडिकल से, तो उन्हें साइंस में प्रॉब्लम नहीं होती है मेडिकल वालों को, पर उनको मैथ में फिर भी प्रॉब्लम होती है, क्वांट में फिर भी प्रॉब्लम होती है, स्टैटिस्टिक्स समझने में फिर भी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा होता है उनको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, उनका एक अपर हैंड रहता है। इसीलिए आप लोगों ने अगर कभी आईएएस के रिजल्ट को एनालाइज किया है तो आप देखेंगे कि जो कि प्री का एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसे कहा जाता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसैट का, तो उसमें जो परसेंटेज है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज्यादा इजीली उसको कवर कर पाते हैं। अदरवाइज सिलेबस इज सेम फॉर ऑल, एवरीबडी, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है या फिर साइंस बैकग्राउंड से है, मेडिकल बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए सिलेबस सेम है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं
जो खास करके जो एम करते हैं ISPCS का, तो उनको मैं कहता हूं कि 2 साल बच्चे +1 +2 में नॉन मेडिकल पढ़ लो या फिर सुपर मेडिकल पढ़ लो। मार्क्स मैटर नहीं करता है बेटा, 55% आए, 50% आए, 60% आए, 80-90% आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है साइंस की, मैथ्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, स्टैटिस्टिक्स की, वो क्लियर होना बड़ा जरूरी है एग्जाम के लिए। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है। हाँ, जिन बच्चों के पास ज्यादा टाइम नहीं है और ज्यादा सिटिंग्स नहीं है, अगर वो आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तैयारी नहीं करते हैं। पुराने टाइम में ज्यादातर आर्ट्स के बच्चे ही क्लियर करते थे इसको, और अभी भी बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही ताल्लुक रखते हैं। और आर्ट्स वाले, जैसे मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से ही था। आर्ट्स एकम कह रहा है कि हाँ, गुड है, मैथमेटिक्स जो पढ़ रहा है बच्चा बहुत बढ़िया है, उसको उसके लिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इजी रहेगा और हर कोई बच्चा कर सकता है, याद रखिए। हाँ, साइंस वाले बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वो सेल्फ स्टडी से इजीली आ जाता है। लेकिन साइंस सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से इजीली नहीं आता है, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। इसीलिए मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि 11वीं 12वीं में +1 +2 में आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ें। हाँ, आर्ट्स वाले जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है, और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाना शुरू कर दें। जिस बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं ये मैटर नहीं करता है, आपने शुरू करना है और +1 के साथ ही तैयारी शुरू कर दें। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात है कि फर्स्ट लेवल पे 11th में आप तो 6वीं से लेके गुड, ठीक है बेटा दीप, ठीक है, अर्शदीप इज फाइन, आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, सब सब्जेक्ट अच्छा है, ये आपका डिसीजन मैटर करता है कि आप अब मैं बता रहा हूं कि आप साइड बाय साइड तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो +1 में आप हैं तो आपने 10वीं तक के सब्जेक्ट्स, 12वीं तक के सब्जेक्ट तो आप अपने सब्जेक्ट्स पे पूरी तरह से जोर लगाएंगे ही ताकि आपके वहां पे 100% मार्क्स आए। लेकिन 6वीं से लेकर 10वीं तक के 3 सब्जेक्ट मैं बता देता हूं आपको, साइंस, मैथ एंड एसएसटी। साइंस, मैथ एंड एसएसटी, ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना शुरू कर देंगे, इन तीनों को की तैयारी करना शुरू कर देंगे आप, इन तीनों की तैयारी, राइट, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट यानी कि +1 में। और इसके साथ आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना। एक न्यूज़पेपर कोई भी स्टैंडर्ड का हो, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं, अगर अच्छी है तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। याद रखिए, मैं आपके लिए अखबार को कैसे पढ़ना है उसके लिए भी सेशन लेकर आऊंगा और बताऊंगा, या वीडियोस उसके ऊपर बनाकर बताऊंगा। अब आप लोग बस आज का इतना ही टास्क है कि मैंने बताया आपको कि 6वीं से लेकर 10वीं तक के सब्जेक्ट को आप क्लियर करेंगे, 3 सब्जेक्ट को, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट। इसके अलावा न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट बनाएंगे। न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। अब आता हूं मैं डाउट टेकिंग सेशन पे। डाउट बहुत जरूरी है, आपके डाउट क्लियर करना, राइट। तो आपके जो जो भी क्वेश्चन है, जो जो भी क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप मुझे 1 बाय 1 अपना जो है माइक है ऑन कर लो और पूछना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे पास हार्डली 15 से 20 मिनट और बचे हैं सेशन को एक्सपायर होने में, राइट। तो आपके 1 बाय 1 क्वेश्चन लूंगा मैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें और फिर पूछे क्वेश्चन 1 बाय 1। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। यस बेटा। जी, नहीं नहीं, जो बच्चे टेक्निकली इंजीनियरिंग करते हैं तो उनकी ऑलरेडी ग्रिप बड़ी अच्छी होती है मैथ्स में, आप समझ रहे हो। आप दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करो, मैंने पूरा सुना नहीं आपके क्वेश्चन को। हाँ बेटा, इंजीनियरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथ। कोई भी इंजीनियरिंग करो आप, बिना मैथ के नहीं कर सकते हैं।
या तो आप 10वीं के बाद आपने पॉलिटेक्निकल से स्टडी की है और पॉलिटेक्निकल से स्टडी करने के बाद चले गए, पर जहां पे भी जाएंगे आपको मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ, फिजिक्स एंड मैथ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंजीनियरिंग। अर्शदीप का क्वेश्चन है कि सर आईएएस का एग्जाम किस किस मीडियम में होता है? बेटा आप जिस लैंग्वेज को जानते हो, फॉर एग्जांपल पंजाबी मीडियम में भी एग्जाम होता है, उसके बाद हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, और इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी एग्जाम होता है। हमारे जलंधर के डीसी थे वीरेंद्र शर्मा जी, अभी वो मेरे ख्याल से लुधियाने के डीसी हैं, शायद बदले नहीं है तो ये मुझे पता नहीं है। उन्होंने पंजाबी मीडियम में टॉप किया था आईएएस में, पंजाबी मीडियम के टॉपर रहे हैं वो। तो इस तरह से आप किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मीडियम का कोई लेना देना नहीं है बेटा, आपकी नॉलेज का लेना देना है इससे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपका अगले क्वेश्चन के लिए मैं वेट कर रहा हूं बेटा। यस बेटा, मेडिकल में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो जो ऑप्शनल होते हैं आपके, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो सुपर मेडिकल है उसमें आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, तो उसको सुपर मेडिकल कह देते हैं। आप इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए और मेडिकल के एग्जाम के लिए सभी के लिए क्वालिफाई करते हो इससे। मानसी का क्वेश्चन है कि भी मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है। तो बेटा मानसी, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो लोग, बहुत कम लोग हैं जो, बेटा मैं बोल रहा हूं, अब आप अपने आप को म्यूट कर लो। तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत कम लोग करते हैं, पहले बहुत ज्यादा लोग करते थे, आज के जमाने में बहुत कम लोग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत कुछ लोग करते हैं, आप समझ रहे हो। अभी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ स्पेसिफिक है और उसी फील्ड में अगर आप एक्सेल करते हो तो आप बेस्ट हो जाते हो। तो किसी भी इंजीनियरिंग को जो आपके चॉइस से, आपके इंटरेस्ट से मैच करता है बेटा, तो आप वो इंजीनियरिंग करो और उसी में बेस्ट करो, अपना बेस्ट दो। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ और साइंस में जिसका जिसका इंटरेस्ट है उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। यस एकम बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? यस, आपके क्वेश्चन के लिए मैं वेट कर रहा हूं। जैसिका, सर जी आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? बेटा आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो साइंस में नहीं होते। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को छोड़ दीजिए, मैथमेटिक्स को, तो बाकी सारे आर्ट्स में होते हैं। और कॉमर्स के सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। कॉमर्स में आपका होता है मैनेजमेंट, आपका होता है बिजनेस स्टडीज, लेकिन अब वो सब्जेक्ट भी सेपरेटली आर्ट्स में भी पढ़ाए जाते हैं। पर कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस, अकाउंटेंसी, ये छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आर्ट्स में आते हैं बेटा। सर 10th के बाद से कैसे प्रिपेयर करें? तो बेटा जैसे मैंने बताया कि 10th के बाद आप 6वीं से लेके 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स, खास करके साइंस, एसएसटी एंड मैथमेटिक्स की तैयारी शुरू कर दो साइड बाय साइड अपने सिलेबस के अलावा। तो ये बेसिक प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है। और उसके अलावा आपको न्यूज से और करंट अफेयर से टच में रहना है। फुल फ्लैश तैयारी के लिए बाद में मैं बताऊंगा कि फुल फ्लैश तैयारी किस किस पेपर के लिए कैसे कैसे तैयारी होती है। वो लेवल आपका नहीं है, तो आपको जो बेसिक तैयारी है उसके ऊपर मैं आप फोकस कर रहा हूँ। एकमदीप कह रहा है सर, कैन स्टूडेंट्स गो अब्रॉड आफ्टर डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग? यस बेटा, बहुत सारे, और मैक्सिमम डिमांड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की होती है बाहर में आजकल। ओके बेटा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ये आप पढ़ने के बाद इसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। इवन एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज आता है जो
MA इकोनॉमिक्स करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। और ये भी IAS के लेवल का ही सर्विस है, पर वो इकोनॉमिक मैटर्स देखते हैं, उनको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखते हैं वो। तो बड़े अच्छा ऑप्शन मिल जाता है IAS की तैयारी करते वक्त, आप वो भी देख सकते हो अगर आप ऑप्शनल अपना इकोनॉमिक्स रखते हो तो। बाकी मैथ तो हर जगह उपयोगी है ही है, फायदेमंद है ही है। तो सर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कितने % में है? बेटा आजकल जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है तो आप 50% वाले हैं तब भी एडमिशन हो जाएगी, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम के जी के थ्रू जाते हैं वो उसमें बहुत कम सीटें होती हैं, और वो कॉलेजेस भी टॉप कॉलेजेस होते हैं, और वहाँ पे फीस भी कंपैरेटिवली कम लगता है। तो आपको देखना है कि आप उस मैटर से तैयारी करते हैं या नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं। जज बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए? बेटा जज बनने के लिए +2 तक जो जो मर्जी सब्जेक्ट रखो, लेकिन +2 के बाद आपको BA LLB BCom LLB BSc LLB कोर्स होता है। LLB चाहिए कंपलसरी है जज बनने के लिए। LLB जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, दे आर नोन एज लॉ ग्रेजुएट, राइट। अगर फुल फॉर्म करेंगे तो बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉ होता है और बैचलर इन लॉ होता है। अब लेजिस्लेटिव लॉ नहीं कहते हैं, बैचलर इन लॉ कहते हैं। तो वो करेंगे, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं अटॉर्नी के लिए भी, जजेस के लिए भी, तो आपकी सिलेक्शन वहां पर होती है। BA LLB BCom LLB BSc LLB भी कोर्सेज हैं। तो अगर +2 के बाद 5 ईयर कोर्स करते हैं तो 1 साल का बचत हो जाता है, BA प्लस LLB। अदरवाइज BA 3 साल का और 3 साल का LLB तो 6 साल लग जाता है। सर साइंस में इंटरेस्ट हो कौन सी इंजीनियरिंग? बेटा क्वेश्चन पूरा और बताइए, और क्वेश्चन। सर LLB करने के बाद UPSC एग्जाम दे सकते हैं? यस बेटा, आप LLB करने के बाद UPSC एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स IAS ऑफिसर बने हैं, बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट IAS ऑफिसर बने हैं। तो आप IAS का एग्जाम दे सकते हैं, आप साथ में जुडिशियल एग्जाम दे सकते हैं, आप अटॉर्नी के एग्जाम दे सकते हैं, आप लॉ की प्रैक्टिस एडवोकेसी कर सकते हैं, आप एडवोकेसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं LLB करने के बाद। यस बेटा, आपका अगला क्वेश्चन। यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर प्लीज मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना। क्या एक्सप्लेन करूं अंकिता बच्चे? दोबारा क्या? अंकिता बेटा बाद में YouTube पे ये वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ में, तो आप वो देख लेना। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए बेटा सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, और उसका फॉर्म निकलता है। वो फॉर्म के बाद आप एग्जाम भरते हैं, आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट करते हैं, एग्जाम टेस्ट क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है। बेटा जो डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा एकम, वो 3 साल का है ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, राइट। वो 10वीं के बाद ही 3 साल का कोर्स होता है, याद रखना। लेकिन कई स्टूडेंट 12वीं के बाद भी करते हैं, कई आर्ट्स स्टूडेंट्स 12वीं के बाद भी करते हैं। नीट का एग्जाम बेटा मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए जी का एग्जाम होता है। एकम बेटा 3 साल का डिप्लोमा है, +2 के बाद भी, +2 के बाद BA करने के लिए। और कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन बेटा, आप कंप्लीट क्वेश्चन पूछो। PCS में कौन से रैंक होते हैं बेटा? PCS में बेटा जो टॉप आते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनते हैं, जो डायरेक्ट पोस्ट अपना होता है वो SDM का आता है। उसके बाद होते हैं DSP आते हैं, PPS हमारे पंजाब में PPS आते हैं, उसके बाद तहसीलदार होते हैं, ETO होते हैं, लेबर ऑफिसर्स होते हैं, BDOs होते हैं। तो ये सारे जो पोजीशंस आता है ये PCS करने के बाद मिलता है। इसी तरह UPSC में बेटा होता है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और इसके अलावा बहुत सारे और ढेर सारे अलाइड सर्विसेज हैं जिसमें सिलेक्शन होती है।
+2 के बाद बेटा डिप्लोमा टेक्निकल जो होता है पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो होता है वो 3 साल का होता है। अगला क्वेश्चन। यस बच्चे, और कोई क्वेश्चन आपका? किसी का और क्वेश्चन है तो बताएं। सर एसडीएम भी पीसीएस में इंक्लूडेड होते हैं। यस बेटा, एसडीएम की पोस्ट होती है, जो टॉपर्स होते हैं वो उनको एसडीएम का रैंक दिया जाता है, एसडीएम बनाया जाता है इनिशियल पोजीशन पे, और वही बाद में एडीसी डीसी वगैरह भी बनते हैं, और बाद में पीसीएस लेवल पे जो होते हैं वो आईएएस भी बनते हैं। अदरवाइज जो आईएएस आते हैं उनको भी एसडीएम से शुरुआत होती है उनकी, एसडीएम बनते हैं वो। कई बार कई स्टेट्स में उनको एडीसी वगैरह भी डायरेक्ट लगा दिया जाता है, डीसी लगा दिया जाता है, पर उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, एसडीएम जो है बनना ही पड़ता है उनको। तो एसडीएम पहली जो पोस्टिंग होती है एज एसडीएम भी होती है आईएएस ऑफिसर्स की। जी के लिए बेटा नेक्स्ट टाइम जी जी पर बात कर लेंगे। हमारे पास बस अब 5-7 मिनट ही हमारे पास रह गया बाकी, तो जी के लिए हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा पहले आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करेंगे, जी पे, नीट पे या किसी भी एग्जाम पे, तो मैं उसके ऊपर एक और सेशन ले आऊंगा इस तरह का, और उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी उसके वो सारी इंफॉर्मेशन मैं उसमें दूंगा आप लोगों को। यस, आज आप आईएएस पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी है वो पूछ सकते हैं आप। जानवी 10th, हेलो बेटा। यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव आस्क प्लीज। तब उसके बाद हम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। यस बेटा, कंपनीज में गवर्नमेंट जॉब भी जो जेई लगते हैं जूनियर इंजीनियर, उनकी सिलेक्शन होती है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इसके अलावा डिग्री होल्डर्स भी जाते हैं। इसके अलावा आप इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हो कॉलेजेस वगैरह में। यस जानवी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, पूछिए क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। क्या बेटा? पीएचडी? पीएचडी बेटा स्पेसिफिक होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और फिर आप जो है पीएचडी जो है नेट वगैरह एग्जाम होता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं इसको, वो बनने वो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई टॉपिक चूज करते हो और उसमें आप पीएचडी करते हो। ये खास एक फील्ड पे स्पेसिफिक होती है। तो पीएचडी बेसिकली उनको करना चाहिए जो कि टीचिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, जो कि किसी फील्ड में स्कॉलर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। नॉर्मली आपको जिसको भी करियर ऑप्ट करना है यूपीएससी में, पीसीएस वगैरह में, जुडिशरी वगैरह में, तो वो सिंपल ग्रेजुएशन करें और उसके बाद एग्जाम की तैयारी करें। इतने पीएचडी करने पे 6-6 साल लग जाता है टाइम, वो वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। जस्ट आफ्टर एंटरिंग द जॉब, आफ्टर गेटिंग द जॉब, आप साइड बाय साइड जो भी करना चाहें कर सकते हैं। दैट वुड बी बेटर। पहले अपने आप को क्या कहते हैं, एक अर्निंग जोन में लेकर आए, कमाने वाले जोन में लेकर आए, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इकोनॉमिक इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट बने, पैसे के मैटर में आप इंडिपेंडेंट बने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। द सेशन विल एक्सपायर आफ्टर अ व्हाइल। 3-4 मिनट रह गया, आप बताएं, कुछ पूछना है आपको तो, otherwise session will expire automatically. If you want to ask anything, just ask right now. यस, तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं सबको सबकी क्वेरीज का जवाब मिल गया है। क्या ये सही है? आप सबको अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है? यस बच्चे, सभी को क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? यस यस बोलिए प्लीज। चलिए, तो मैं इसको समअप करता हूं कि जो बच्चे भी आईएएस पीसीएस जुडिशरी में इंटरेस्टेड हैं, इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो वो सारे बच्चे
पहले अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करें, 10th के बाद जो +1 में स्पेशली आए हैं। और जो बच्चे आईएएस पीसीएस के लिए इंटरेस्टेड है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यस जानवी, क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा, क्वेश्चन पूछो। लेकिन जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ें, जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ें इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, और इस लेवल से 6वीं से लेकर 10वीं तक की किताबों की तैयारी करें। पहले 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो अगर किताबों की लिंक चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। एनसीईआरटी बुक्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पास अगर फिजिकल बुक है, किताब है, तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके पढ़ने में काफी डिफिकल्टी होती है कंप्यूटर पे। मैंने खुद पढ़ के देखा है, तो प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि आप परचेज कर लें, पुरानी किताबें खरीद लें। एनसीईआरटी की ज्यादा महंगी नहीं है, तो उससे शुरुआत करें। न्यूज़पेपर आधा घंटा डेली पढ़ने की आदत डालें, और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। यस, पूछो जानवी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा, पूछो। जानवी यस बेटा, पूछो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज बहुत स्लो आई बेटा, सुना नहीं मैंने। अच्छा, आप आईएल्ट्स करना चाहते हैं, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आईएल्ट्स करके लोग बाहर जाते हैं। तो बेटा अगर अब्रॉड ही पढ़ने जाना है, +2 के बाद जाना है, तो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो कि हर जगह काम आए, और जिस मर्जी कोर्स में चले जाओ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कैपेबल हैं, आपको लगता है कि आप साइंस और मैथ पढ़ सकते हैं, तो +1 +2 में साइंस और मैथ पढ़ें, उसके बाद जो मर्जी पढ़ें। अदरवाइज आर्ट्स करके भी बहुत बच्चे जाते हैं, कॉमर्स करके भी बहुत बच्चे जाते हैं। तो +2 तक आप अगर साइंस मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे ये होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th में +1 में और +2 में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा साइंस पढ़ते हैं तो। ओके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आईएलटीएस लैंग्वेज का टेस्ट है बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, तो क्लियर नहीं बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। यस, मेरे मेरा ख्याल है कि अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और अगर कोई और डाउट्स होगा आप लोगों का तो आप लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो अभी मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज अबाउट टू एक्सपायर, आई एम गोइंग टू एंड इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।